हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिका और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम्स के बारे में। इसके रिलेटेड मैंने एक एडवांस लेवल में वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ जिसका टाइटल रहेगा लैंगविन्स थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। आप वो भी देख सकते हो अगर आप मास्टर्स वगैरह के लिए पढ़ रहे हो। अगर आप 11th-12th के लिए पढ़ रहे हो देन दिस वन इज़ गुड फॉर यू। इससे ज़्यादा आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा एडवांस देखना चाहते हो तो ऑफकोर्स लैंग्वेज वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। इस वीडियो में मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगी, बहुत ही ईजी तरीके से आपको ये थ्योरी को समझाने वाली हूँ। ओके, सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीज़ों को आंसर करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट से पर जाने से पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैग्नेटिज्म वर्ड आ रहा है, राइट। तो हमें पता तो हो कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, किसके कारण होती है। ओके, जब भी हमारे पास मूविंग चार्जेस होते हैं तब हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से वो दायरा है जिसके अंदर और अराउंड हमें मैग्नेटिज्म फील हो। ठीक है, हम अगर दो बार मैग्नेट्स लें, वो कुछ दूरी तक एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी, बट जब वो सर्टेन डिस्टेंस से दूर हो जाएंगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना बंद कर देंगी। ठीक है, जो वो दायरा है जिसके अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, ठीक है, वो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। वो दायरे को क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और वो होती किस कारण है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है। करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस। कोई भी अंदर चार्ज होगा, फ्री पार्टिकल होगा, फ्री चार्ज पार्टिकल होगा, वो मूव कर रहा है, उसके कारण करंट पैदा होगा और करंट के कारण क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अब हमारा मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि मेजर करता है द स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सिस्टम। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सीधा ही रिलेटेड है मैग्नेटिक फील्ड के। ये क्या कर रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के बाद दो चीज़ें होती हैं, एक होती है डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन यानी ओरिएंटेशन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, और दूसरी चीज़ क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ बता रहा है कि कितनी स्ट्रांग हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, कि कितनी ज़ोर से दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट। ठीक है, ये हो गया हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ एटम्स क्या होता है। एटम्स में क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, वी ऑल नो दैट। और ये क्या कर रहे होते हैं, रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स ऑफ द एटम। इस तरीके से अगर मैं सेंटर में एटम मान लूँ, ठीक है, और इस तरीके से फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व करता रहेगा ना। सेंटर में न्यूक्लियस मान लो, ये पूरा एक हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है सपोज, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो हमारे लिए इजी है समझना है। ठीक है, सपोज ये मेरे पास हाइड्रोजन का एटम पड़ा है यहाँ पे, और बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में पड़ा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, और यहाँ पे पड़ा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन। कितनी दूरी पे पड़ा है, आर दूरी पे, और कितनी वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रहा है, वो वेलोसिटी आ गई हमारी v। अब जब ये रिवॉल्व कर रहा होगा तो एक तरीके से मेरे पास करंट कैरिंग लूप बन गई। करंट मैंने बताया था कि कैसे आता है, चार्ज पार्टिकल के कारण। और करंट कैरिंग लूप, क्योंकि ये एक लूप में रिवॉल्व कर रहा है, उसके कारण करंट के कारण क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उसी की हमने मैग्नेटिक मोमेंट जो है पता करनी है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये क्या करेगा, नीचे वाली डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है। ठीक है, मैंने वेलोसिटी ऊपर को ड्रॉ की है ना, मतलब ये इस तरीके से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे प्रोड्यूस होएगी, नीचे वाली डायरेक्शन में। अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे प्रोड्यूस हो रही है तो एक तरीके से ये क्या हुआ, बार मैग्नेट का नीचे क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल, और ऊपर क्या बन जाएगा, साउथ पोल। और मैग्नेटिक फील्ड से बिल्कुल ही ऑपोजिट, उल्टी ऊपर वाली डायरेक्शन में मेरा क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी कि एंगुलर मोमेंटम उल्टी डायरेक्शन में ही क्यों आया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया हमारा L। नीचे जो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को कौन बताता है कि कितनी स्ट्रांग है,
कौन बताता है? एम। एम यानी मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब नीचे वाली डायरेक्शन में मेरी क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। और यहाँ पे हम बी भी लिख सकते हैं क्योंकि बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट जो होगा वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन की जो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है उसमें करंट फ्लो करता है। और करंट जो है, देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है तो प्रोटॉन इस तरीके से जा रहा होगा आपका, ठीक है। और प्रोटॉन क्या है? करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, मतलब कि प्रोटॉन की डायरेक्शन में करंट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जो मेरा करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब क्लॉकवाइज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो करंट क्लॉकवाइज जा रहा होगा। और करंट मैंने सपोज आई लिख लिया है। ओके, अब इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्या रहेगा। ओके, सो करंट जो होता है, करंट को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। करंट की क्या इक्वेशन होती है? करंट की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन टाइम, राइट। चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रही है तो चार्ज क्या है? ई के बराबर है। और टाइम को मैं अगर टी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ई ओवर टी आई की वैल्यू आ गई। ओके, आई इज इक्वल्स टू ई ओवर टी। अब जो टी होता है, टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई ओवर ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे हमारी एंगुलर स्पीड रहेगी। ये वाली वैल्यू टी की यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई ओवर 2 पाई ओवर ओमेगा आ जाएगा। और अपॉन 2 बार आ गया तो ये वैल्यू जो है ऊपर चली जाएगी। ई ओमेगा ओवर 2 पाई। ओमेगा जो है डिवाइड के साथ डिवाइड हो रहा था ना, तो वो ऊपर चला गया। ओके, अब यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू ई ओमेगा ओवर 2 पाई। अब जो ये एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड, और टी आपका टाइम था, मैंने ऊपर मेंशन कर दिया था। एंगुलर स्पीड जो होती है ओमेगा वी बाय आर के बराबर होती है। तो ओमेगा की ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। आई विल बी इक्वल्स टू ई वी ओवर 2 पाई आर, ठीक है। ये हमारे पास किसकी? करंट की वैल्यू बन गई है। अब आगे जो है हमारे पास यहाँ पे क्या बन रही थी? करंट लूप बन रही थी। करंट लूप के लिए हमारी जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है वो ये होती है, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर करंट लूप m इज इक्वल्स टू, m जो है मैग्नेटिक मोमेंट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, m इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। आई क्या है यहाँ पे? करंट। और ए क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ लूप, ठीक है। लूप क्या है? कौन सी शेप की है? लूप हमारी सर्कुलर शेप की है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, आई की वैल्यू तो मैं यहाँ से ले ही चुकी हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ। आई क्या है? हमारा करंट। ओके, m इज इक्वल्स टू आई ए आ गया, और i की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ई वी ओवर 2 पाई आर। और मैंने बताया a क्या है? हमारा एरिया है, एरिया ऑफ लूप। लूप के लिए मैंने बताया कि सर्कल में होती है लूप, तो एरिया ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी? पाई आर स्क्वायर। यहाँ से एक स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार आर पड़ा है, तो एक आर ये वाले आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये पाई ये वाले पाई से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मेरे पास m की वैल्यू आती है ई वी आर ओवर 2, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, हाफ ई वी आर। जो 2 है मैंने वो आगे लिख दिया हाफ के फॉर्म में, क्योंकि 1 इंटू समथिंग यही चीज़ आ जाएगी ना वापस से, तो मैंने क्या किया? हाफ को अलग से लिख दिया। ओके, अब जो ये वाला पार्ट है इस पे हम डील करेंगे। अब जो हमारा एंगुलर मोमेंटम एल होता है, एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है वो किसके बराबर होता है? आर क्रॉस पी के। यहाँ पे आर तो हमारा वही रेडियस वाला रहेगा, और पी जो है हमारा एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी एल है ना एंगुलर मोमेंटम, तो पी हमारा नॉर्मल वाला मोमेंटम है। P इज इक्वल्स टू एम वी वाला, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करती हूँ, आर क्रॉस एम वी, ठीक है। तो आर क्रॉस वी ही आ जाएगा मेनली। ओके, अब यहाँ पे क्या आ गया? एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दूँ, एम आर क्रॉस वी। आर क्रॉस वी,
और ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर वी साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट पड़ा है। और यहाँ पे मैंने एक और काम किया कि मैंने यूनिट वेक्टर नहीं लगाया है, क्योंकि मैं बिना वेक्टर के एल ले रही हूँ ना। वेक्टर हम बाद में लगाएंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आ गया साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन आर एंड वी, आर और वी के बीच का एंगल। अगर आप यहाँ पे फिगर में ध्यान से देखेंगे, आर इस डायरेक्शन में जा रहा है, वी ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रही है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया ना। ये वाला एंगल 90 डिग्री का होता है, जो बिल्कुल सीधा होता है। तो साइन ऑफ 90 डिग्री आ जाएगा, एम आर वी साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो मेरे पास जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी यही चीज़ आ जाएगी। तो एक तरीके से L क्या है, एम आर वी। ओके, हमने जो पीछे अभी एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पे आर वी आ रहा है ना, आर भी है, यहाँ पे वी भी है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें L की फॉर्म में आंसर बनाऊँगी, V और R में। चाहे आप V की वैल्यू उठा लो, चाहे आप R की वैल्यू उठा लो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, V की वैल्यू लिख लूँगी। M और R यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, L ओवर एम आर, ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने क्या करनी है, अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। मेरे पास था m इज इक्वल्स टू हाफ ई वी आर, और v की जगह अब मैं ये पुट करूँगी, हाफ ई एज इट इज़, v की जगह l ओवर एम आर इंटू आर आ गया। r के साथ r कैंसल आउट हो गया, ठीक है। और फाइनल आंसर क्या बन गया मेरे पास, 1 इंटू ई इंटू एल। 1 इंटू ई करेंगे, ई आ जाएगा, ई एल ओवर 2m। ये क्या है, मेरा m का वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये बेसिकली रिजल्ट आंसर रिजल्ट जो है, ये बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे। और अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होता है, वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, साइंस भी इन्वॉल्व करते हैं। साइन क्यों इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वेक्टर क्या है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। यहाँ पे हमने डायरेक्शन नहीं रिप्रेजेंट करी है। वेक्टर में हम क्या लिखते हैं, माइनस ई एल ओवर 2m। और ये माइनस कहाँ से आया, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है ना, तो इसके कारण यहाँ पे माइनस है। तो आप अगर ध्यान से देखो, m इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस में आ गया ना, ये सब चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट होगी, e और m तक, है ना। तो m इज इक्वल्स टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू l। तो m जो है l के उल्टे के बराबर है। माइनस का मतलब उसकी उल्टी डायरेक्शन। जब भी वेक्टर्स में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, उसका मतलब होता है उल्टी डायरेक्शन। यही बात मैंने पहले भी बोली थी, अगर m नीचे है तो उसकी उल्टी डायरेक्शन में L होगा। अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन की बात करती तो यहाँ पे माइनस नहीं आना था, प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो m और l सेम डायरेक्शन में आ जाते। पर मैं अब बात किसकी कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन की कर रही हूँ, तो m और l डिफरेंट डायरेक्शन में आए हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इसी के साथ एक और कंसेप्ट भी करवा देती हूँ, गायरोमैग्नेटिक रेशो का, यहीं से आ जाएगा। गायरोमैग्नेटिक रेशो जो है 1 और 2 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। हमारे पास अभी अभी आंसर बना है कि m इज इक्वल्स टू ई ओवर 2m इंटू एल, अगर मैं बिना वेक्टर के लिखूँ, राइट। यही है ना मेरा आंसर। तो गायरोमैग्नेटिक रेशो किसकी रेशो होती है, इसको वैसे हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ बुक्स इसको डिफरेंट नोटेशन भी देती हैं, बट गामा ऑल ओवर इंडिया चलती है, ऑल ओवर इवन वर्ल्ड भी चलती है, ठीक है। गामा इज इक्वल्स टू m ओवर l, ठीक है। मतलब m की वैल्यू डालो और l से उसको डिवाइड कर दो। अब m की वैल्यू क्या है, e ओवर 2m इंटू एल ओवर एल, एल के साथ l कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास गामा की वैल्यू क्या आई, e ओवर 2m, ठीक है। ये क्या आगे मैंने गायरोमैग्नेटिक रेशो। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यूज पुट करूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज e की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, और m की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 होता है। तो वैल्यूज़ अगर मैं पुट करती हूँ तो मेरी फाइनल आंसर आता है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर kg, ठीक है। और एक और बात, अभी हमने ये वाली जो वैल्यूज निकाली थी, m इज इक्वल्स टू ई ओवर 2m इंटू एल, इसको कई बार प्लैंक्स कांस्टेंट के फॉर्म में पूछ लेते हैं। प्लैंक्स
कांस्टेंट, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, h होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, l को प्लैंक्स कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है। l क्या होता है हमारा, इक्वल होता है NH/2 पाई के, ठीक है। l की वैल्यू होती है NH/2 पाई। यहाँ पे n जो है कोई भी इंटीजर है बट पॉजिटिव होना चाहिए। n की वैल्यू होती है 1 2 3 4, ठीक है। तो जब मैं l की ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करती हूँ, मेरे पास m आएगा ओवर 2m, e/2m, l की जगह ये सब्सटीट्यूट करना है, NH/2 पाई इज इक्वल्स टू NEH/4 पाई m, ठीक है। ये आ गई हमारी m की मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की फाइनल वैल्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, बाकी मैं अपने वीडियो के नोट्स जो हैं लास्ट में लगा दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।